बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के लेक्चर 2 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बेसिकली कम्युनिकेशन के वो फैक्टर्स जो हमारे कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट कर रही होती है उस पर बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और फिर डायगोनल और इसी तरीके से बहुत सारी वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बात की थी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी है। आज लेक्चर लेक्चर 2 में हम वो उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी, इंटरप्रिटेशन और इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। सो वो फैक्टर्स जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट करती है, उसमें हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, इमोशनल डिफरेंसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज है, पोजीशनल डिफरेंसेस हैं दो बंदों के दरमियान या उससे ज़्यादा जब कम्युनिकेशन होती है। इसी तरीके से एजुकेशनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ग्रुप एफिलिएशन और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सपोज़ कर लें, जो नॉइज़ यानी शोर जो होता है कम्युनिकेशन पे, यानी हम टेलीफोन पे जब बात कर रहे होते हैं और कोई एक शख्स बाज़ार में खड़ा है और दूसरा रूम में है, तो जो बाज़ार से में खड़े होके फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती। इसी तरीके से अगर सराउंडिंग में कोई और शोर है, जैसे क्लासरूम के अंदर शोर होता है या फिर कोई गाने वगैरह गा रहा है या कोई व्हीकल्स की मूवमेंट हो रही है, गाड़ियों वगैरह की, तो ये रिसीवर को मैसेज रिसीव होने से प्रिवेंट करती है, मतलब प्रॉपर मैसेज उनको नहीं मिल पाता। और कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि मैसेज क्लियरली रिसीव हो सके एक्यूरेटली, तभी हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नॉइस फ्री मैसेज जब रिसीव होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी ऑप्टिमल होगी। सो एक कंफर्टेबल और रिलैक्स एनवायरनमेंट जो है वो कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। इसी तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, सो जिन लोगों का डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। उनकी ज़बान, लैंग्वेज जो होती है, अल्फाज या फिर उनके जो जेस्चर्स होते हैं, जो हरकत होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, या फिर वो कुछ सेंटेंसेस, फ्रेजेस ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो अगर दूसरे कम्युनिकेटर के कल्चरल बैकग्राउंड से मैच नहीं करी तो वो भी हिंडर करती है, इफेक्ट करती है कम्युनिकेशन की क्वालिटी को। और यही जो कल्चर है ये बेसिकली इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों के बिहेवियर को शेप कर रही होती है। सो ये जो कल्चरल डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, और ये एक बुनियाद है, बेसिकली इट्स अ कोर। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ बेसिकली, हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब हम किसी मुख्तलिफ कल्चर के किसी शख्स को एक्सेप्ट करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनके जो ओपिनियंस हैं उनको या उनकी जो ओपिनियंस के साथ डिफरेंसेस अटैच्ड हैं उसको हम यूनिक समझ के उसकी रिस्पेक्ट करें। और यही कम्युनिकेशन का जो है वो गुर है कि जब आपसे कोई बात करे आप उनको सुने। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आती और तो वो उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं और उन ओपिनियंस को कैसे आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं, यही बेसिकली कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाती है। सो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो गिलगित और जो गिलगित साइड के जो लोग हैं या जो फिर हमारे पठान हैं, तो जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनके कम्युनिकेशन का अंदाज ऐसे होता है कि वो काफ़ी डोमिनेंट स्टाइल से बात कर रहे होते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वो शायद गुस्से में है, एग्रेसिव है,
तो उनकी कम्युनिकेशन यूजुअली एग्रेसिव नहीं होती, लेकिन उनका चूंकि कल्चरल बैकग्राउंड में बात करने का अंदाज ही ऐसा है, तो अगर वो किसी दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए भी बात करेंगे तो वो एक कल्चरल जो आउटलुक है वो नज़र आएगा। तो हमें इन चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इमोशनल डिफरेंसेस है। इमोशंस बेसिकली वो फीलिंग्स होती हैं जो एक इंसान फील कर रहा होता है, और इमोशंस रिफ्लेक्ट होती है जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और इसमें एक बहुत डीप मीनिंग होती है फॉर कम्युनिकेशन। जब हम अपने इमोशंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो इमोशंस बेसिकली उस कम्युनिकेशन को या तो वीक कर देती है या फिर स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो हमें कॉन्शियस रहना होता है जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं कि कौन हमारे साथ, चाहे वर्क प्लेस पे है या किसी भी सिचुएशन में हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इनकी इमोशंस किस लेवल की है। अगर आपको कोई वर्क प्लेस पे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुलीग आके आपको गुस्से में किसी बात का जवाब दे दे और आप उनको रिस्पॉन्ड करें तो बात और बढ़ेगी क्योंकि उस वक्त वो एक इमोशनल स्टेज में होते हैं। लेकिन अगर आप वही बात फॉर द टाइम बीइंग उसको दबा दें, उसको रोक लें उसका जवाब, और बाद में जो है जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और आप उनसे बात करते हैं, तो वो चूंकि इमोशंस बैकग्राउंड में नहीं होती, तो वो फिर बात जो है वो इफेक्टिव हो जाती है। सो इमोशनल डिफरेंसेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, और जो मैं बेसिकली अपने सराउंडिंग में अपने कुलीग और अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कहता भी हूँ कि हमें समझने के लिए सुनना चाहिए, हमें जवाब देने के लिए सुनना नहीं चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई मैसेज मिले वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए और फिर उसका जवाब देना चाहिए। हम अक्सर लफ्ज़ी मानों पे चले जाते हैं और उसका जवाब लफ्ज़ी अंदाज में दे देते हैं, लेकिन ये अल्फाज जो है वो बहुत गहरे होते हैं। सो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे बिजनेस में जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना और उसको इंटरप्रेट करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूजुअली मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है? मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ होती है जब हम टेक्निकल अल्फाज या फिर जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किसी मरीज को डिस्चार्ज समरी के टाइम पे कोई मेडिसिन का बताएं और उनको बोलें कि ये मेडिसिन टीडीएस में लेनी है। सो टीडीएस आपको या मुझे तो समझ आएगी, लेकिन एक मरीज को या लेमैन को समझ नहीं आएगी कि ये 3 टाइम अ डे है, 4 टाइम अ डे है या 1 टाइम अ डे है। इसी तरीके से अगर आप किसी मरीज को बोलें कि आपने 3 हफ्ते बाद फॉलो अप लेना है, तो अगर फॉलो अप वो एजुकेटेड है तो फॉलो अप का मतलब उनको तो समझ आ जाएगा, लेकिन अगर वो अनएजुकेटेड है तो फॉलो अप का मतलब उनको समझ ही नहीं आएगा। सो ये चीज़ें जार्गन्स का इस्तेमाल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे मेडिकल और नर्सिंग की फील्ड में, और जो अक्सर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेता है और हो सकता है कि इस तरीके से मिस इंटरप्रिट भी कर लें जो असल में अल्फाज की इनर मीनिंग्स होती हैं। सो दिस issue is very common in communication process, but if left unchecked can lead to a bigger problem for organizations. मतलब ये एक इंडिविजुअल से लेकर बड़े बड़े इदारों तक को इफेक्ट करती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। सो मैसेजेस शुड बी prepared in a way which is proper, specific and have a proper feedback system, कि जब भी हमारे पास मैसेज हो तो वो ऐसे तैयार किया जाए कि जो स्पेसिफिक हो, प्रॉपरली फ्रेज्ड हो, और उसके जवाब में मतलब इंटरप्रेट करके हम उसका कोई जवाब भी या मिल सके या दे सके हमें, जिसको हमने मैसेज कन्वे करना है। पोजीशनल डिफरेंसेस, दो लोग या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान पोजीशनल डिफरेंसेस। सो अगर सेंडर मैसेज का और रिसीवर जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे हो, चाहे वो हायरार्की में हो, चाहे वो जियोग्राफी में हो या किसी और चीज़ में, सो कम्युनिकेशन उनके दरमियान अक्सर फेल हो जाती है।
और हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द फॉर्मेलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सम पीपल गो टू फॉर, कि हम जो है वो बहुत आगे तक निकल जाते हैं फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, और जिसकी वजह से जो है हमारे पास कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स अक्सर जो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ अगर उनको कम तवज्जो देंगे, सो स्टाफ भी जो है फिर अपने मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करेंगे। और इसी वजह से जब स्टाफ अपने मैनेजर्स की इंस्ट्रक्शन को अवॉइड करते हैं, तो मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बार बार बताना पड़ता है, रिमाइंड कराना पड़ता है, और चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होती। सो पोजिशनल डिफरेंसेस में जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आते हैं एजुकेशनल डिफरेंसेस पे। इसी तरीके से कि एजुकेशनल डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रही होती है। अगर दो लोगों के दरमियान एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो इक्वल है या कंपेटिबिलिटी है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। और अगर नहीं है तो वो फिर कंपेटेबिलिटी नहीं होती। आपने देखा होगा कि एक एजुकेटेड पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन आपके लिए कितनी आसान होती है, और एक अनएजुकेटेड पेशेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन कितनी आसान होती है। और ये अक्सर जो है वो सही भी रहता है, क्योंकि इसमें जो है वो परसेप्शन, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है ये दोनों की सिंक्रोनाइज यानी मैच होनी चाहिए। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी परसेप्शन, थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग में, तो कम्युनिकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। जहाँ तक पास्ट एक्सपीरियंस की बात है, सो प्रीवियस कम्युनिकेशन जब कोई सेंडर या रिसीवर की आपस में हो चुकी होती है, तो वो आगे की यानी मुस्तकबिल की या मौजूदा कम्युनिकेशन पे बहुत इफेक्ट कर रही होती है। अगर पास्ट में कोई ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो वो ट्रस्ट नहीं होता, और जब ट्रस्ट नहीं होता तो उसकी वजह से जो प्रेजेंट या फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो भी नहीं होती। लेकिन अगर जो पास्ट में जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई ट्रस्ट वर्ती कम्युनिकेशन हुई होगी, तो प्रेजेंट में भी उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। सो पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर कर रहा होता है। ग्रुप एफिलिएशन की जहाँ तक बात करते हैं, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ एफिलिएट होते हैं। सो डिफरेंट लोग डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और अगर कम्युनिकेशन जो है वो विद इन द सेम एफिलिएट्स होती है कि दो लोग एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स से दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिर वो जो है वो मुश्किल हो जाती है कम्युनिकेशन में। इसी तरीके से फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप की भी बात होती है। तो अगर दो डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट ग्रुप से आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो गैप बढ़ा देती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेड यूनियन के लीडर्स जो है मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो एक दूसरे के आइडियाज़ और ओपिनियंस के अगेंस्ट होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, उनका बिहेवियर जो है एक दूसरे के लिए एटीट्यूड हॉस्टाइल होता है। इसी तरीके से इनफॉर्मल ग्रुप की रिलेशनशिप अगर फॉर एग्जांपल जैसे रिलीजन, जेंडर, रीजन, एज एट्सेट्रा के उस पे हो, और अगर आप इन चीज़ों को लेके किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली इफेक्ट होती है। इसी तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो ये भी बहुत कॉमन है कि सेंडर और रिसीवर अगर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से या एरिया से काम कर रहे हो, तो उनकी मैसेज की इफ़ेक्टिविटी इतनी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग मैनेजर जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो अक्सर इनकी कम्युनिकेशन में गैप होगा। फॉर एग्जांपल, आप नर्सेज हैं सारे, तो अगर आपने आप मेडिकल वार्ड में काम करते हैं और आपने सर्जिकल वार्ड के नर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपकी इफेक्टिवनेस होगी कंपेयर टू कि जब आप मेडिकल वार्ड में काम करते हैं और आप एनेस्थीसिया या सर्जिकल वार्ड के डॉक्टर से बात कर रहे हो, तो उसकी इफेक्टिवनेस आपकी निस्बत वो कम होगी आपस में, क्योंकि वो आपकी फंक्शनल रिलेशनशिप ऐसे नहीं है जिस तरह आपकी एक नर्स के साथ जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा। एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और एक होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
देखिए, कम्युनिकेशन तो हमारी आम जिंदगी हो या प्रोफेशनल हो, किसी भी तरीके से हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। क्योंकि जब आप बोलना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों या कंपनी के मैटर्स हों, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ता है, या आपको लिखना पड़ता है, या आपको कोई साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है, और ये हर चीज़ कम्युनिकेशन में आती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर लें, तो इसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस अमॉन्ग इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर सेटिंग और एनवायरनमेंट विद द एम ऑफ कोलैबोरेटिंग एंड अचीविंग कॉमन गोल। कि जैसे आप सब लोग एक हॉस्पिटल में काम करते हैं या एक ही कॉलेज के स्टूडेंट है, तो जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो आपका मकसद एक ही होता है कि, या अगर कॉलेज के हवाले से आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो आपका मकसद होता है कि आप सब एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करें और अपनी डिग्री को पूरा कर लें या कुछ सीख लें। इसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल के हवाले से अपनी कुलीग से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका मकसद होता है कि हॉस्पिटल में आपकी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आप पूरा करें, और उसकी वजह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में आता है कि जब आपके कम्युनिकेशन में कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन और उसके गोल्स शामिल हो। लेकिन जब आप किसी दोस्त से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से, बहन भाई से, तो ये आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि इसमें एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट का नहीं होता। जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होती है, इसमें हम वर्क रिलेशनशिप्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे नए नए कुलीग्स बनते हैं। इसी तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन हमारी बेहतर होती है, और कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं, जो फंक्शंस होती है, उसको थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यही कम्युनिकेशन हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स को विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पूरा करें, और इसी तरीके से इन टास्क को मेंटेन करते हुए रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ पे अमल करें। ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली क्या चाहिए कम्युनिकेशन में? ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होते हैं वो लोग जो कि प्रॉपरली सुन सकते हों, मतलब यह है कि वो जो सुनने वाले हों और वो मैसेज को इंटरप्रेट कर सकते हों। इसी तरीके से वो जो सुनते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलती है उसको फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से वो फिर फर्दर अपने सबऑर्डिनेट्स या कुलीग्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं या कोवर्कर्स जो होते हैं उनको एक प्रॉपर फीडबैक एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें, टीम बिल्डिंग हो सके, और सब अपना भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी एक प्रॉपर तरीके से नीड्स पूरी हो सके। जहाँ तक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो तमाम कम्युनिकेशन शामिल है जो हम आपस में कर रहे होते हैं, जैसे चाहे हम रिटन फॉर्म में हो, किसी एक दूसरे को ख़त लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल है। लेकिन अगर जो है वो अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स जो है वो हो रही होती हैं, और उसमें जो है चाहे पर्पज़ इन्वॉल्व हो या नहीं इन्वॉल्व, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में एक पर्पस, एम, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट जुड़ी होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो ज़रूरी नहीं है, और ये हम तभी ये टर्म यूज़ करते हैं जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं अमॉन्ग द इंडिविजुअल या बिटवीन द इंडिविजुअल, दो या दो से ज़्यादा लोगों, अक्सर फेस टू फेस या पर्सनल लेवल पे जब मीटिंग्स होती हैं तो इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इस्तेमाल होती है वो इनफॉर्मल चैट्स होती हैं, इसी तरीके से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हो गए, या प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशंस हो गई, या स्टाफ मीटिंग्स जो होती हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। ये बात याद रखें कि लीडरशिप में कम्युनिकेशन का रोल एज ए की है। एक अच्छा लीडर तभी अच्छा लीडर बन सकता है जब उसको कम्युनिकेशन आती हो, जब उसके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स ही जो है वो लीडर को हेल्प करती है कि वो अपनी टीम मेंबर्स के लिए अपने गोल्स को डिफाइन कर सके।
ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन से ही टीम मेंबर्स को अपने गोल्स और जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सोल्यूशन के रास्ते मालूम होते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हमारी रेपो बिल्डिंग करती है अपने लीडर्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ, और इसी वजह से ही हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन समझें कि बहुत वाइटल है ट्रस्ट गेन करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एफर्ट्स को अलाइन करके, और इसी तरीके से एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। Similarly, communicating expectations, giving feedback and providing instruction helps streamline the workflow. यही जो हम communicate करते हैं अपनी expectation को, इसी तरह feedback देते हैं और instructions provide करते हैं, तो ये हमारे workflow को streamline कर देती है। जहाँ तक clear communication की बात होती है as a leader, सो हमें अपने employees को informed रखना चाहिए कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक लीडर की जो है वो स्ट्रेंथ होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कम्युनिकेशन इज टू हेयर व्हाट इजंट बीइंग सेड। पीटर ड्रकर जो है ये मैनेजमेंट के गुरु कहलाते हैं और फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कम्युनिकेशन की होती है वो ये है कि आप वो सुन सको जो कि बहुत लोग नहीं सुन सके, या जो बहुत सारे लोगों ने नहीं कहा होता और वो हम अभी तक नहीं सुन पाए होते। बैड कम्युनिकेशन एंड्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग। ये भी याद रखें कि जो कम्युनिकेशन जो अच्छी नहीं होती उसे बहुत सारी अच्छी चीज़ों का खात्मा वो कर देती है। जबकि गुड कम्युनिकेशंस एंड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स, जबकि अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर देती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।